नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी पॉइंट पे। मेरा नाम है शुभम शुक्ला। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिक स्टडी पॉइंट पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर जूनियर एग्जाम्स में आए हुए डिफरेंट क्वेश्चंस को। ये एक लेक्चर ऑफ सीरीज होगी जिसका आज ये पहला लेक्चर है। इसमें हम डिफरेंट एग्ज़ाम्स जैसे LMRC, DMRC, SSC JEE, MP JEE, BSNL TTA, इस तरीके के तमाम इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, यानी बेस्ट सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, और उनसे और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा बेसिक है वो हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज, जो यूपी जल निगम AE 2016 में पूछा गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 1 एम्पियर करंट फ्लो इन अ सर्किट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज। मतलब अगर किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें बतानी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे बेसिक रिलेशन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज के बीच में। हम ये जानते हैं कि वो क्या है, Q = N.E है। क्या है वो? Q = N.E। और Q = N.E के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या है वो है हमारा, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या है हमारे पास रिलेशन, Q = N.E। इसमें Q क्या है? इसमें Q टोटल चार्ज है जो फ्लो हो रहा है, N क्या है? वो नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और E क्या है? वो एक चार्ज की जो वैल्यू है। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस में, जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, चार्ज उस पर नेगेटिव होता है। एंड यहाँ पे वही बताता है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और Q क्या है? टोटल चार्ज है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, और यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट। तो हमें पता है करंट और चार्ज में एक रिलेशन होता है, जो बेसिक चार्ज की डेफिनेशन है। करंट I = होता है Q/T, अर्थात वी नो दैट, हम जानते हैं कि चार्ज के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी करंट कहते हैं। तो यहाँ पे Q क्या, I = क्या हो गया? Q.T। हम नीचे देखेंगे, नीचे हम देख रहे हैं कि हमारे पास I = Q/T आ गया है। Q की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, वो वैल्यू होगी हमारी हमारी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं I = क्या हो जाएगा? N.E/T। यहाँ पे T 1 एम्पियर की धारा है, तो T हम लोग 1 सेकेंड ले लेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो I = क्या हो जाएगा? I × T। I था 1 एम्पियर दिया हुआ है, T हमने 1 ले लिया है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं, E इस पर चार्ज आ गया। नीचे हम लोग देखेंगे N = क्या हो जाएगा? 1/1.6 × 10⁻⁻19। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.625 × 10⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे जब 1 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻18। लेकिन हमारे पास आंसर कौन सा है? इस फॉर्म में है, तो हम लोग आंसर कहेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय। जैसा कि हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ होता है अप्लाइड वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। इफ वी अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर अक्रॉस इट्स एंड, देन अ करंट फ्लोज दैट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें इसमें बताना ये है कि इनमें से कौन सा हमारा ओम के नियम का पालन करता है। तो ओम के नियम का पालन केवल वही सर्किट से एलिमेंट्स करते हैं जो लीनियर नेचर के होते हैं। लीनियर मतलब हो गया, लीनियर का मतलब ये हो गया कि जिनमें करंट और
वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन हो वो प्रोपोर्शनल का हो, ठीक है, यानी एक लाइन ड्रॉ होगा जब हम क्या कोई कर्व ड्रॉ करें। तो यहाँ पे पहला हम देख रहे हैं मेटेलिक रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर हमारा जो है वो नॉन लीनियर है, इसलिए ये हमारा ओम का नियम फॉलो नहीं करता है। दूसरा है कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर हमारी मेटल है इसलिए ये ओम का नियम को फॉलो करती है। तीसरा है मेटल क्रिस्टल डिटेक्टर, ये भी हमारे ओम का नियम को फॉलो नहीं करता, ये भी एक नॉन लीनियर एलिमेंट है। ऐसे ही अगला है हमारे पास आर्क लैम्प, आर्क लैम्प भी हमारा एक नॉन लीनियर एलिमेंट है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो गया? आंसर सही हो गया बी, कॉपर इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेईई 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पूछा है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड है, मतलब स्थैतिक बिजली जो है हमारी वो कैसे उत्पन्न होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है केमिकल रिएक्शन, दूसरा है घर्षण बल यानी घर्षण से, तीसरा है इंडक्शन से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये आंसर तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक। अब 2 बचा हमारे पास, एक से स्टैटिक निकलती है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे से हमारी आती है डायनेमिक, ठीक। तो फ्रैक्शन जो है हमारा वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देता है, ठीक है। हमने जो है कई एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे जब हम किसी मेटेलिक रॉड पे, हमने एक एग्जाम्पल पहले प्रीवियस अपने क्लासेस में देखा है कि जब हम मेटेलिक रॉड को किसी उसके चमड़े के उससे बाल से रगड़ते हैं, या हम देखते हैं कि जब कंघी अपनी कंघी करते हैं अपने सर पे, तो वो जो है कुछ उसमें चार्ज आ जाता है कंघी में, ठीक है। वो क्या होता है? वो एक फ्रैक्शन के कारण चार्ज उत्पन्न होता है। तो वो जो चार्ज उत्पन्न हुआ वो भी एक टाइप की इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल है। तो उस टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई इसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारी फ्रैक्शन के कारण जो हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो जनरेशन कैसे होता है? फ्रैक्शन से। और दूसरी है इंडक्शन। इंडक्शन में हम जानते हैं कि इंडक्शन प्रिंसिपल जो है बेस्ड है फैराडे के नियम पे। तो यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी? वो होगी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला है 1 वोल्ट बराबर है, मतलब 1 वोल्ट इनमें से क्या 1 वोल्ट के बराबर है? तो हमें पता है वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। मतलब एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास क्या है? ऊपर है वर्क, नीचे है हमारे पास चार्ज। तो यहाँ पे वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी? वर्क की यूनिट हमें पता है क्या होती है? जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो हमारे पास यूनिट क्या निकल के आ गई? 1 जूल और 1 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी उसी पहले क्वेश्चन की टाइप का ही ये क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूइंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इट, मतलब 1 कूलम आवेश अगर कहीं पे जमा हुआ है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वही बात आ गई, सीधे फिर से बेसिक फार्मूले पे चलेंगे हम लोग। Q इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? N डॉट E। यहाँ पे हमको दिया क्या हुआ है? 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। फिर से सेम चीज़ करेंगे। N इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये कितना आ गया है, फिर से वही 0.625 × 10⁻⁹। ये हमारा सी है, आंसर सही है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी क्लासिफाइड है। हम इलेक्ट्रिक करंट को किस किस रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं? तो पहला इसमें है कंडक्शन करंट। हम जानते हैं कंडक्शन करंट कैसे होता है? चार्ज इसके फ्लो होने के कारण कंडक्शन करंट होती है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आते हैं। तीसरा है कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट कहाँ फ्लो होती है? जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो वहाँ पे कन्वेक्शन करंट के कारण कन्वेक्शन के कारण करंट फ्लो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी तीनों तरीके से हम लोग करंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है
ये भी एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन एसएससी जेईई में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया। इसमें कहा है कि ओम्स लॉ का करेक्ट फॉर्म क्या है। तो हम लोग देख सकते हैं पहला तो बिल्कुल गलत है, सेकंड में हम लोग देख रहे हैं V प्रोपोर्शनल टू I, ये सही है। थर्ड भी देख रहे हैं V इक्वल टू IR, ये सही है। R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है जो कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट की जगह हम लोग प्रयोग करते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद, तो ये दोनों सही है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, बोथ V प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल टू IR। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द कंडीशन इन ओम्स लॉ इज दैट। ओम्स लॉ के लिए एक शर्त है, वो हमें शर्त बतानी है क्या होनी चाहिए। तो ओम्स लॉ के लिए एक ही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी शर्त है कि टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट। मतलब जिस कंडीशन में हम लोग करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमारा टेम्परेचर वहाँ का कांस्टेंट हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि हम कांस्टेंट के रूप में किसे यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं आर यानी रेजिस्टेंस को। अगर तापमान बदलने पर रेजिस्टेंस में क्या आता है, बदलाव आता है। इसलिए हमें रेजिस्टेंस वहाँ पे हमें तापमान क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, ताकि हमारा उसका जो कांस्टेंट है V प्रोपोर्शनल टू I यानी ओम्स लॉ का, वो परिवर्तित ना हो। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय। इस टाइप के हमने क्वेश्चन अभी पहले देखे, इसमें हमने देखा कि वही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, दोबारा यूपीपीसीएल जेईई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग देख रहे हैं मेटल रेक्टिफायर, ये एक नॉन लीनियर एलिमेंट है, ठीक, ये ओम के नियम का फॉलो नहीं करेगा। कॉपर इलेक्ट्रोड एक लीनियर एलिमेंट है, क्योंकि कॉपर मेटल है, और यहाँ पे ये फॉलो करेगा। तीसरा फॉलो नहीं करेगा और चौथा फॉलो नहीं करेगा। ये है अगला क्वेश्चन जो एसएससी जेईई में 2017 में और फिर से पूछा गया है। इसमें यही सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन फिर से ये पूछा गया है कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, मतलब ओम्स लॉ किस में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो हमने बताया सेमीकंडक्टर्स में एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि इसमें जो है हमारा V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता है। वैक्यूम ट्यूब्स में हमारा ये जो है प्रोपोर्शनल नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट्स में भी ये प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ओम्स लॉ पे है। इसमें है ओम्स लॉ का पॉइंट फॉर्म हमें बताना है कि पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो ओम का पॉइंट लॉ जो है वो होता है जे इक्वल टू सिग्मा ई। यहाँ पे जे क्या है, जे है हमारी करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है, सिग्मा है हमारी कंडक्टिविटी, और ई क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है हमारा ओम्स लॉ का पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यानी जो हमारा कंडक्टर है यानी एक चालक है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कंडक्टर की किस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे दे रहा है कि डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के आयामों पर। दूसरा दे रहा है कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, मतलब कंडक्टर मटेरियल की जो सामग्री है जो हमारे कंडक्टर की उसकी संरचना पर। तीसरा कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर के प्रतिरोध पर। तो हमें पता है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से डोनेट करते हैं। ये विशिष्ट प्रतिरोध है यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ये केवल और केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है। केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स होता है। अगर एक टाइप की मटेरियल जिसकी लेंथ जो है हमारी 100 मीटर है, दूसरी वही लेंथ 10 मीटर है, तो दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा, ठीक। तो हमारा किस पर डिपेंड करेगा, केवल और केवल कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल पर। तो कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करें, ना इस पे करेगा ना इस पे करेगा, यानी ना डायमेंशंस पे करेगा ना उसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल प्रोसेसेस द लीस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब इसमें पूछा गया है कि इन सभी जो हमारे पास चारों दिए हुए जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर और आयरन, इन चारों में से किसमें हमारा सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध होगा। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किसका होगा, सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध उसका होगा जिसकी चालकता सबसे अधिक होगी। तो हमें पता है इन चारों में सबसे अधिक चालकता किसकी है, सिल्वर की, यानी सिल्वर की सबसे अधिक चालकता है। फिर किसकी है, उसके बाद हम लोग चालकता देखेंगे तो उसके बाद किसका नंबर आएगा, कॉपर का नंबर आएगा। कॉपर के बाद किसका नंबर आएगा, एल्युमिनियम का नंबर आएगा। एल्युमिनियम के बाद किसका नंबर आएगा, आयरन का नंबर आएगा। तो जिसकी चालकता सबसे अधिक होगी उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, क्योंकि हमको पता है कि
क्या लगता है, यानी सिग्मा जो हमारी कंडक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल है, 1/ρ की, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी हाई होगी। सबसे ज़्यादा इसमें कंडक्टिविटी किसकी हो जाएगी, सिल्वर की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर इज। एक इंसुलेटर के तापमान का तापमान गुणांक क्या होगा। पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी सकारात्मक होगा, यानी धनात्मक होगा और तापमान से स्वतंत्र होगा। सेकेंड है निगेटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नकारात्मक होगा और तापमान से स्वतंत्र होगा। तीसरा निगेटिव एंड डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नकारात्मक होगा और तापमान पर डिपेंड करेगा, यानी निर्भर करेगा। चौथा कह रहा है कि पॉजिटिव एंड डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मतलब सकारात्मक होगा और तापमान पर निर्भर करेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले में कह रहा है कि पॉजिटिव और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हमें पता है कि इन केस ऑफ इंसुलेटर यानी कुचालकों के केस में हम लोग जानते हैं कि जो उन कुचालकों का जो तापमान गुणांक होता है, यानी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कैसा होता है, वो होता है पॉजिटिव। कैसा होता है निगेटिव। कैसा होता है निगेटिव। मतलब कहने का क्या मतलब है, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो इंसुलेटर्स का क्या होता है, वो होता है निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। तो यहाँ पे पहली बात तो ये हो गई कि उसका तापमान गुणांक जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो गया। तो ऑप्शन बी में भी निगेटिव है, ऑप्शन सी में भी निगेटिव है, तो इन दोनों में से कोई होगा। और चूंकि वो डिपेंड करता है इसलिए वो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन सी सही है। मतलब उसका तापमान गुणांक नकारात्मक है, यानी नेगेटिव है और तापमान पर निर्भर भी करता है। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन केस ऑफ कंडक्टर। तो हमें पता है कंडक्टर्स के केस में क्या होता है। कंडक्टर्स के केस में हमें फिर से पता है कि कंडक्टर्स के केस में क्या होगा। कंडक्टर्स के केस में हमारा जो तापमान गुणांक होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। किसका केस है, यह है कंडक्टर्स का केस, यह है कंडक्टर्स का केस। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। और सेम यही जो इंसुलेटर वाला केस है, यही केस कहाँ फॉलो होता है, सेमी कंडक्टर्स। कहाँ फॉलो होता है, सेमी कंडक्टर्स। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से हमारा 3 क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 2 वायर है ए और बी ऑफ द सेम मटेरियल, जिनकी लेंथ है, एक की लेंथ है L और दूसरे की लेंथ क्या दे रहा है, 2L, और एक की रेडियस है R, दूसरे की रेडियस है 2R रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल। तो मतलब क्या पूछ रहा है, हमें रो A और रो B, यानी जो हमारी वायर A है और जो वायर B है, दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो का अनुपात निकालना है, यानी उसका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे सबसे गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पे इसने लिखा है क्वेश्चन में, बस यही और एक मेन और सबसे महत्वपूर्ण बात है, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाएंगे और आपका क्वेश्चन तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे इसने क्या लिखा है, यहाँ पे इसने लिखा है कि सेम मटेरियल। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमारी जो रजिस्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल। किस पर डिपेंड करती है, केवल मटेरियल पे। अगर मटेरियल सेम है तो उन दोनों मटेरियल्स की लेंथ चाहे जितनी हो और उसका डायमेंशन कुछ भी हो, दोनों का कितना भी डिफरेंस उनके बीच में, लेकिन जो उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। इसलिए जो हमारा रो A है और जो रो B, इन दोनों का हमारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो है क्या हो जाएगा, 1:1। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप बिल्कुल गलत करेंगे। यहाँ पे केवल एक और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब वो एक ही मटेरियल की बनी हुई है। हमने पहले भी बताया कि जो हमारा रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, केवल मटेरियल पे। अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, चाहे वायर की लेंथ कुछ भी हो या उसका डायमेंशन कुछ भी हो। तो ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑलवेज इंक्रीज्ड इफ, अभी हमने पहले डिस्कस किया जब हमने इंसुलेटर के बारे में देखा, उस क्वेश्चन में हमने देखा उसी क्वेश्चन का एक टाइप ये भी है। इसमें इसने कहा है कि कॉपर कैसा वायर होता है, कॉपर वायर कैसे होते हैं, कॉपर वायर कैसे होते हैं, कॉपर वायर हमारे होते हैं कंडक्टर्स। कैसे होते हैं, कंडक्टर्स। कैसे हो गए, कंडक्टर्स। अब हमने पढ़ा था कि कंडक्टर्स का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यानी जब हम तापमान इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो वही चीज़ में पूछा है कि अगर कॉपर का हमारा जो रेजिस्टेंस है वो करंट इंक्रीज करेगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बी, मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। पहला वाला बिल्कुल गलत है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं ये, क्योंकि हमारे मटेरियल में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलने नहीं चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो गया, अगली है यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी ठीक यानी पारगम्यता। पारगम्यता को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, हम लोग नोट करते हैं साइलेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पारगम्यता। इसने पूछा है पारगम्यता की यूनिट क्या होती है, पारगम्यता की यूनिट होती है फैरेड पर मीटर। फैरेड पर मीटर हमने पढ़ा है। रिलेटिव परमिटिविटी ये क्या होता है, साइलेंट अपॉन साइलेंट नॉट। साइलेंट नॉट क्या है, निर्वात की परमिटिविटी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन फैरेड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल पॉसेस द लीस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हमने बताया था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सबसे कम किसका होगा, कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इन चारों सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी दी हुई है, सिल्वर की। किसकी दी हुई है, सिल्वर की। तो सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन ये है कि द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल ऑफ अ लेंथ 10 किलोमीटर इज 1 मेगा ओम। नीचे लिखा हुआ है कि एक 10 किलोमीटर की लंबाई का एक केबल है जिसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस RI वो कितना है, 1 मेगा ओम है। 1 मेगा ओम है। जब उसकी लेंथ कितनी है, उस समय उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 10 किलोमीटर। तो कह रहा है कि यह एक ही केबल जो 100 किलोमीटर की लंबाई हो तो उसका इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा। मतलब जो हमको RI1 था हमको निकालना है RI2। इस केस में इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लेंथ इसकी जो है कर दें 100 किलोमीटर। तो हमें याद रखना है हमारे पास एक रिलेशन होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस और लेंथ के लिए। तो वो क्या होता है, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है R और L में, यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस और लेंथ में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे RI1 अपॉन RI2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, L2 अपॉन L। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि RI1 क्या दिया हुआ है, RI1 उन्होंने दिया है 1 मेगा ओम, RI2 हमको निकालना है, तो RI2 निकाल दिया। L2 हो गया 100, ये हो गया 10। यहाँ से ये 10 से कैंसिल, ये वो हमको बचा 10। तो RI2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10। यहाँ से ये क्या हो गया, RI2 इक्वल टू कितना आ गया, 0.1 मेगा ओम। ये हमारा आंसर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे। इसको याद रखेंगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज़ यहाँ पे इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये यूनिट पे क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, मतलब 1 किलोवाट आवर जिसे हम लिखते हैं 1 kWh। ये किसकी यूनिट है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पे ये किसकी यूनिट है, सबको पता है किसकी यूनिट है, ये है यूनिट एनर्जी की। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किसमें मानते हैं, 1 किलोवाट आवर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे हम लोग घरों में बात करते हैं कि 1 यूनिट बिजली खर्च हुई, 2 यूनिट बिजली खर्च हुई। इसका मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट बिजली का खर्च मतलब होता है कि 1 किलोवाट आवर बिजली खर्च हुई, मतलब 1 घंटे में हमने 1 किलोवाट बिजली खर्च करी। तो ये क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर। ये क्या है, किसकी यूनिट है, ये एनर्जी की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से ओम्स लॉ पे आ गया। ओम्स लॉ में क्या यहाँ पे कह रहा है कि ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू, मतलब ओम्स लॉ इनमें से किन पे लागू होता है। तो पहला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पहला क्या दिया है, रेजिस्टिव सर्किट। दूसरा क्या दे रहा है, रिएक्टिव सर्किट्स। तीसरा दे रहा है रेजिस्टिव एंड रिएक्टिव सर्किट्स। और चौथा क्या दे रहा है, यहाँ पे चौथा दे रहा है
नन ऑफ दीज। तो हमें हमने पहले ही बताया कि केवल और केवल रजिस्टिव सर्किट्स और रिएक्टिव सर्किट्स, ठीक। रजिस्टिव सर्किट्स मतलब आर, और रिएक्टिव सर्किट्स कौन से हैं, जिसमें एल और सी यानी इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हों। तो ये तीनों सर्किट्स जहाँ पे होंगे, इन सर्किट्स में जहाँ पे लगे होंगे, ये कैसे टाइप के, ये लीनियर टाइप के सर्किट, लीनियर टाइप के एलिमेंट्स हैं। कैसे एलिमेंट्स हैं, लीनियर टाइप के एलिमेंट्स। तो इनके सर्किट्स भी कैसे होंगे, लीनियर होंगे। तो इसलिए यहाँ पे ए और बी ऑप्शन दोनों सही। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है वो जाके करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए भी है और बी भी है, यानी रजिस्टिव सर्किट्स में भी हमारे ओम के नियम लगते हैं और रिएक्टिव सर्किट्स में भी हमारे ओम के नियम लगते हैं। रिएक्टिव सर्किट्स कौन से सर्किट्स हैं, एल और सी के, यानी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस वाले जो सर्किट्स हैं, जिन सर्किट्स में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लगा होता है, उनको हम बोलते हैं रिएक्टिव सर्किट्स। वहाँ पे भी एक नियम लागू होता है। अगला 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा है जूल पर कूलाम इज यूनिट ऑफ। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था जिसमें उसने पूछा था कि वोल्ट की दूसरी यूनिट क्या है। वहाँ पे हमने देखा था वोल्ट की दूसरी यूनिट क्या हो रही थी, जूल पर कूलाम। तो यहाँ पे फिर से आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल यानी विभव। विभव को ही हम लोग वो वोल्टेज कह सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और वोल्ट की यूनिट हमने देखी थी क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ पे V क्या हो गया, W क्या हो गया, जूल, ये हमारे कार्य है, और यहाँ पे Q क्या है, चार्ज, ये क्या हो गया, कूलाम। तो कूलाम पर जूल पर कूलाम किसकी यूनिट हो गई, वोल्ट। वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, चार्ज की यूनिट कूलाम हमको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है अ कंडक्टर कैरीज 4 एम्पियर एंड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 1.6×10⁻19 कूलम देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। हमें निकालना गया पहले टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमने पहले दूसरा क्वेश्चन किया था। इसमें क्या दिया हुआ, इसमें इस बार हमने क्या कर दिया, करंट दे दी कितनी, 4 एम्पियर, और फिर उन्होंने हमको क्या दे दिया, हमें दे दिया ई की वैल्यू दे दी जो हमें पहले पता ही थी, 1.6×10⁻19 ये कह रहे हैं कि ये इतनी करंट फ्लो कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन उस क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकंड पास करेंगे, यानी टी भी दे दिया 1 सेकंड, ठीक। तो हमें पता है, हमने पहले भी क्वेश्चन ये किया था ऐसी टाइप का। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी। क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन डॉट ई बाई टी। टी 1 हो गया तो ये हट गया। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा आई बाई ई। यहाँ से हमको एन कैलकुलेट करना है। आई कितना हो गया हमारा, आई हो गया 4 एम्पियर। ई हमको पता है 1.6×10⁻19। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5×10⁻19। यहाँ से हमारा फिर ऑप्शन ए से छोटा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ 4 रेजिस्टेंस जिनके अनुमान दिए हुए हैं कनेक्टेड इन पैरेलल करंट थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंसेस। मतलब हम क्वेश्चन को थोड़ा ड्रॉ करके देखेंगे समझने के लिए कि 4 हमारे पास रेजिस्टेंसेज हैं। पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, और ये चौथा रेजिस्टेंस। ये सबको हम कनेक्ट कर देते हैं। पहला वाला हमने मान लिया ये 80 ओम वाला है, दूसरा वाला 50 ओम का है, ये है 25 ओम का, और ये हमारा आर। ये कह रहे हैं कि जो हमारा 25 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो करंट फ्लो हो रही है हमारी 4 एम्पियर। और जो टोटल करंट आ रही है, टोटल करंट मतलब जो करंट यहाँ पे एंटर कर रही है, मान लीजिए हम इधर से आ रही है सर्किट में जो जा रही है टोटल करंट यहाँ पे सोर्स है, वो हमारा कितना दे रहा है, 10। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारी ब्रांच है, इस ब्रांच में इन्होंने करंट भी दे दिया है, वोल्टेज भी दे दिया। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा, क्योंकि करंट कितनी है 4, रेजिस्टेंस कितना है 25, तो वोल्टेज कितना आ गया यहाँ पे 100 वोल्ट। तो अगर यहाँ पे 100 वोल्ट आ गया तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 100 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल में है, यहाँ पे भी 100 वोल्ट होगा सॉरी, और यहाँ पे भी 100 वोल्ट होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे है 4 एम्पियर करंट। अगर यहाँ पे 100 वोल्ट है और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ 50, तो V अपॉन आर, आई इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा 100/50। तो करंट कितनी आ जाएगी यहाँ पे आ गई 2 एम्पियर। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करंट निकालेंगे, यहाँ पे करंट कितनी आ जाएगी 100/50।
तो ये कितनी आ गई 5/4। तो हमें मिल गई टोटल करंट कितनी दी हुई है हमारे पास 10 एम्पियर। यहाँ पे करंट मिल गई, यहाँ पे करंट मिल गई, यहाँ पे करंट मिल गई, तो हम लोग यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं केसीएल के तहत। तो हमें टोटल करंट कितनी दे रहा है, टोटल करंट दे रहा है 10 एम्पियर। पहले वाले में आया 5/4, दूसरे वाले में आया हमारे पास 2 एम्पियर, तीसरे वाले में आया 4 एम्पियर, और चौथे वाले में हम लोग मान लेते हैं आई। ये कि हमने केसीएल यहाँ पे लगा दिया। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू जाएगा 10 माइनस यहाँ पे हो गया 4 to 6, तो हो गया ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे हम लोग, तो 5/4 माइनस 6, तो 24 ये हो जाएगा आई इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10 माइनस, यहाँ पे ये माइनस माइनस दोनों माइनस हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे ये ऐड होने का मतलब है ये हो जाएगा 29/4। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा, फिर हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 29, तो इतना यहाँ पे क्या जाएगा 11/4। करंट आगे कितनी हमारी 11/4 एम्पियर करंट मिल गई हमको। उसके क्रॉस हमको पोटेंशियल पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है V/I। तो हमें पता है यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, इसके पास 100 है, ये कितना हो जाएगा 11/4, 4 ऊपर चला गया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 400/, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 36.36। आर की वैल्यू आ गई 36.36। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, उसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 3 पैरेलल रेजिस्टिव ब्रांचेस हमको दी गई हैं, जिसका जो है अलग अलग जो 3 हमारे पास ब्रांचेस हैं, हम लोग ऐसे ऐसे मान लीजिए हमारे पास 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। पहला का रेजिस्टेंस रेशियो 2, 4 और 6 है, यानी यहाँ पे R1:R2:R3 दिया हुआ है, यानी तीनों रेजिस्टेंस का अनुपात दिया हुआ कितना है 2:4:6, यानी 2:4:6। और इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है I1:I2:I3, यानी तीनों ब्रांचेस में फ्लो होने वाली करंट का अनुपात है। तो हमें पता ही है कि I क्या होता है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये हम लोग कह सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I। ठीक, तो I1:I2:I3 क्या हो जाएगा, I1:I2:I3, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/R1:1/R2:1/R3। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग मिलेगा 1/2:1/4:1/, और देखते हैं हम लोग इसको ऊपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2:1/4:1/6। यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 12। जब एलसीएम आ जाएगा 12, तो यहाँ पे हो गया I1:2:3, यहाँ पे एलसीएम आ गया 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, फिर 6:3:2। तो हमारा आंसर क्या आ गया 6:3:2। ये अब सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आपको आनी बहुत जरूर नहीं आती, तो आप इसको सीखिए। यहाँ पे हमारे पास क्या कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने उठाए थे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको इनके पीछे के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। नमस्कार, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में कुछ और बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे और आपको उनके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। धन्यवाद।